अच्छा जी, तो 2022 का जो लेक्चररशिप केमिस्ट्री का पेपर है हमारे सामने, इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं तकरीबन 80 के करीब। ये हमने देखने हैं। एमसीक्यूज आप कह सकते हैं आसान थे, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इतना आसान पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मोस्टली लोग जो थे उन्होंने बहुत से एमसीक्यूज इसमें से गलत कर लिए आसान आसान समझ के। लेकिन हम देखते हैं, इनकी कोशिश करते हैं कि हम इनके आंसर्स एक्यूरेट दे सकें जो भी। क्योंकि अब इसमें से बाज एमसीक्यूज ऐसे भी हैं कि वो उस पेपर सेटर जिस बंदे ने ये पेपर बनाया है उसकी मूड पर भी डिपेंड कर रहे हैं कि वो चाहे तो, जैसे एक है आइसोमर का क्वेश्चन आया हुआ था स्टीरियो केमिस्ट्री में से, ब्यूटीन वाला। तो उसको वो चाहे तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंसीडर कर ले, या चाहे तो स्टीरियो कंसीडर कर ले, यानी कि डायस्टीरियोमर कंसीडर कर ले। ये उसकी मर्जी है। हालांकि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिक। उसमें से आना तो चाहिए था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फिर वो ऑप्शन करेक्ट होता, या आना चाहिए था सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। लेकिन डायस्टीरियोमर बेसिकली एक टाइप होती है। वो किसकी टाइप होती है? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की टाइप होती है। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं वो आगे फर्दर दो उसकी क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो और भी होती है वैसे क्लासेस इसकी, आगे उसमें आ जाएगा सिस ट्रांस। और आपके पास ये जो आइसोमरिज्म है जिसमें डायस्टीरियोमर आ रहा है, ये सारे उसी की एक अलग से क्लास है स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो जिन लोगों ने तो पढ़ा होगा, तो दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट ये करेक्ट है। लेकिन अब ये उसकी मर्जी है ना कि वो किस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। तो हम वन बाय वन देखते हैं जी। अब जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉर्म एल्डिहाइड। तो ये आप लोगों को पता है ये कितना होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? जी, कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कार्बन का? वैसे आंसर तो गिवन है। आप जिसको फाइंड करना चाहते हैं उसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ये कार्बन का निकालना है, इसको एक्स मान लिया। अब हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होता है, दो हाइड्रोजन है तो +2 का चार्ज होगा। और ऑक्सीजन पे कितना होता है जी? -2 का चार्ज होता है। और ओवरऑल कंपाउंड पे जो चार्ज होता है वो 0 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे 0 निकल कर आ जाएगा इसका। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आना है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है। इसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत थी। आपको जस्ट उसने मास दिया हुआ है और आपको ये बात नहीं बताई कि कौन सा सल्यूट है, किसकी आप पोलैरिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, क्या सीन है, ये सारा कुछ भी नहीं बताया हुआ। आपको ये जस्ट कहा गया था कि 10 kg आपने सोल्यूट लेना है और उसको 100 लीटर में डिसॉल्व करना है, तो उसकी मोलरिटी बताए। अब मोलरिटी का वैसे तो यही होता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो मोल हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज के मास, क्योंकि मोल आपने निकालने होते हैं तो मोल का तो यही होता है, ग्राम होता है और नीचे मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, ऊपर मास ग्राम में होता है और नीचे मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है उस सब्सटेंस का। तो हम पहले इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10 kg को। जब 10 kg को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये हो जाएगा। ठीक है जी, और इसको डिवाइड कर दें आप तरह 100 लीटर से, तो ये जो 2 जीरो थी इसके साथ कट गई, तो पीछे आंसर आता है आपका 100 मोलर। अगर तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो 100 मोलर आपका आंसर निकल कर आता है। या अगर आप इसको ग्राम में नहीं कन्वर्ट कर रहे, केजी में ही रहने दे रहे हैं, तो फिर आपका 0.1 मोलर आंसर आता है। तो ये दो ऑप्शन इसके ठीक है, लेकिन इसमें जो मोस्ट सूटेबल है वो ग्राम वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डेरिवेटाइज टू ओसाजोन। अब ओसाजोन, अगर आप लोगों ने हमारा सेशन ज्वाइन किया तो हमने ये पढ़ा था कि ओसाजोन क्या होता है। ओसाजोन बेसिकली ग्लूकोज जो होता है वो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ टेस्ट देता है
और येल्विश कलर का एक कंपाउंड बना देता है, 3 मॉलिक्यूल लगते हैं फिनाइल हाइड्राजीन के, तो ओसाजोन बनता है। लेकिन जो सक्रोज होता है, ये चूंकि डाइसक्राइड है, ये ओसाजोन के साथ टेस्ट नहीं देगा, बाकी आप सारे चेक कर लें ये मोस्टली, और लैक्टोज दे देता है। लेकिन सक्रोज जो होता है ना, मैंने आपको तब भी बताया था कि इसकी जो रिड्यूसिंग नेचर होती है वो नहीं रह पाती, खत्म हो जाती है। आप जब इसकी रिंग बनाते हैं ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 1 to लिंकेज होता है, तो इसमें फिर इसकी जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसकी रिड्यूसिंग नेचर खत्म हो जाती है। तो डेट्स वाई आप कह सकते हैं कि सक्रोज जो है वो इसमें नहीं देगा। हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने अगर मोलरिटी की फार्मूला देखा तो उसमें ग्राम को हम लेकर कर रहे होते हैं, ठीक है जी, डिसॉल्व। तो ग्राम के लिहाज से आप कन्वर्ट करेंगे। अब मैंने आपको ये दो बातें बताई ना कि दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन अब ये उसके मूड पर है वो किसको सिलेक्ट करता है। हालांकि ये एमसीक्यूज ही गलत है, आपको उसने मास देना चाहिए था, मॉलिक्यूलर मास, या आपको वो कंपाउंड का नाम बताता कि फला कंपाउंड का आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब ये क्वेश्चन भी अगेन कंफ्यूजिंग है। किस तरह से? एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल। अब याद रखिए, अल्कली का मतलब होता है, क्या मतलब है कि अल्कली मीन होता है, ये वैसे तो इसका लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो ये वर्ड अरेबिक वर्ड होता है और एशिस से लिया जाता है, यानी ये जो होते हैं ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ये एशिस में पाए जाते हैं मेटल्स, दैट्स वाई इनको अल्कली बोलते हैं। लेकिन अल्कली और बेस में बड़ा डिफरेंस होता है। अब ये मुझे नहीं उसकी साइकी समझ आ रही कि पेपर सेट करने वाले ने कैसे ये पेपर बनाया है। बेस और अल्कली में डिफरेंस होता है, याद रखिए हमेशा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो। किसी को पता है क्या डिफरेंस होता है जी बेस और अल्कली में? कोई बता सकता है? चलें, अगर आपको नहीं पता तो सुन लें। देखिए, बेस तो जनरल कॉन्सेप्ट आ जाता है, ब्रॉडर टर्म है। लेकिन अल्कली का मतलब हर वो चीज जो वाटर में सोलबल हो जाए, ठीक है। हाँ जी, जो वाटर में सोलबल हो जाए वही आपकी क्या होगी? अल्कली होगी, ठीक है। बेस तो एक ब्रॉडर टर्म है। बेस जो होती है, जैसे आपको मिसाल दे के, यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ ऐसी भी, NH3 हो गया, ये भी सोलबल हो जाता है, ये बेस भी है और अल्कली भी है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये वाटर में सोलबल हो जाता है और ये क्या बना देता है? ये यूजली अल्कली बना देता है, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से ये आना था आपका ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन है, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक, देयर हाइड्रोक्साइड्स आर सोलबल इन वाटर। तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ये आ रहा है इसका। आप देख सकते हैं कि जो सोलबल होते हैं उन्हीं को तो हम अल्कली बोलते हैं, बाकी तो बेस है ना। देयर हाइड्रोक्साइड्स आर सोलबल इन वाटर, तो सोलबिलिटी की जहां बात कर रहा है वो ऑप्शन बेटर आ रहा है। लेकिन अब उसकी ये चॉइस है कि ये ए और बी दोनों को सिलेक्ट कर दे चाहे तो। अब ये उसके मूड पर डिपेंड कर रहा है ना। यूजली जो मोस्ट सूटेबल इसका ऑप्शन बनेगा वो यही होगा कि जो सोलबल होंगे वही आपके पास क्या होंगे जी? अल्कली होंगी, ठीक है, जो डेफिनेशन इसकी है प्रॉपर। अब ये उसकी मूड पर है कि पेपर सेट करने वाले ने कैसा सेट किया है। इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन हमारे पास के विच वन इज कोपोलीमर। कोपोलीमर ऐसा पॉलीमर होता है जो दो या दो से ज्यादा यूनिट से मिलकर बनता है, दो या दो से ज्यादा मोनोमर से मिलकर बनता है। को का मतलब दो नहीं होता, याद रख लें। कोपोलीमर का मतलब होता है जो दो या दो से ज्यादा सब यूनिट से मिलकर बनता है, वो आपके पास क्या होता है? कोपोलीमर होता है। तो यहाँ पर बाकी देखे, इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीकेकार है। कोपोलीमर को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आसान मेथड होता है। वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। जिनके साथ पोली का वर्ड आ जाए ना,
पॉली इथाइलिन, पॉली विनाइल, पॉली एसिटाइलिन, इस तरह का वर्ड आ जाए तो वो याद रखे वो एक ही वर्ड से, वो यानी एक ही मोनोमर से मिलकर बनते हैं, सिंगल मोनोमर होता है उनमें। तो अब जरा गौर कर लें इनमें, नाइलॉन 6 भी एक ही मोनोमर से मिलकर बनता है, ये भी याद रख लें आप। अब बाकी में देखें, पीवीसी आ रहा है, यानी पॉली का वर्ड आ रहा है, और इसमें भी पॉलीस्टाइरीन आ रहा है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते दोनों। तो नाइलॉन 6 याद रखे, नाइलॉन 6 भी एक ही आपका जो होता है मोनोमर उससे मिलकर बनता है। तो पीछे बचता है नाइलॉन 6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन, ये दो इसके मोनोमर होते हैं जिनसे ये मिलकर बनता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास फार्मूला वाशिंग सोडा, ये तो आप लोगों को पता है वाशिंग सोडा। अब इसको याद करने का तरीका है कि 10 वाटर के मालिक्यूल, वाटर मीन W फॉर वाशिंग, आप ऐसे याद रखें। हम देखिए जब भी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो। W मीन वाशिंग, और वॉशिंग का वर्ड आ गया तो उसके मीन बाद आ जाएगा वाटर, W फॉर वाटर, W फॉर वॉशिंग। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल। अब बेकिंग सोडा को याद रखने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। Na2CO3 बेकिंग सोडा होता है। अब बी फॉर बाई कार्बोनेट, बी फॉर बाई कार्बोनेट होता है, ये NaHCO3, और बी फॉर बेकिंग होता है। तो जो बाई कार्बोनेट होगा वो क्या होगा, बेकिंग होगा। तो इस तरह से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं। अब जो ब्लड की पीएच होती है वो आपको पता है 7.35 से 7.4 की रेंज में होती है, ये पीएच होती है। तो 7.4 वाला जो आंसर था वो करेक्ट आना था। इसके बाद आ जाता है विच अमाइनो एसिड डू नॉट फॉर्म अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए याद रखें, अब नाम से पता चल रहा है ना कि अल्फा हेलिक्स की बात हो रही है। तो अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन भी तो हो ना। तो याद रखे जो आपके पास है परोलीन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो ये अल्फा हेलिक्स नहीं बनाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो डेट्स वाई इट कैन नॉट फॉर्म अल्फा हेलिक्स। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ। अब ये तो बहुत ही आसान था, कार्बन और हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये इनके कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है इफ इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखिए फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन आप बुक में भी देख सकते हैं, बाजुकात वहां पे आपने पिक्रिक एसिड बनता देखा होगा, ठीक है। वहां पर भी 3-3 मॉलिक्यूल आकर लगते थे 135 पोजीशन पर, तो यहाँ पर भी वही सीन होगा। बेंजीन जो होगी पहले तो एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट कैसे होती है, वो आपके पास ये जो AlCl3 है ये लेविस एसिड होता है एक्चुअल में। लेविस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी। तो ये एक्टिवेट, और साथ इसके आपको पता है इथाइल ब्रोमाइड है C2H5Cl है। अब इसके मैकेनिज्म का आपको आइडिया होगा कि जो आपका ये होता है लेविस एसिड होता है, और ये इस पर जाकर अटैक करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये बाण यहाँ से शिफ्ट होता है, तो पीछे C2H5 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर। अब ये बेंजीन के ऊपर जाकर अटैक कर सकता है, बेंजीन का हाइड्रोजन ले लेगा और ये खुद उसके साथ जाकर लग जाएगा, ताकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी लॉस ना हो। तो जब ये एक दफा लग गया C2H5, लेट्स सपोज ये इस पोजीशन पर लग गया है, तो ये आपको पता है आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, आर्थो और पैरा। तो ये हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा सब्सटेंस को। तो इसका ऑप्शन आना था 135 वाला जो आपके पास था। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11।
ये मैंने बहुत दफा ये क्वेश्चन करवाया हुआ है बेसिकली, अगर आप लोगों को याद हो, HF, HCl, HBr और HI। अब मैंने एक बात बताई थी कि जिसका बॉन्ड वीक होगा वो इजीली हाइड्रोजन दे देगा, तो हाइड्रोजन जो इजीली देता है वही तो अच्छा एसिड होता है। अब देखिए इसका साइज दोनों का छोटा छोटा साइज, और मैंने ये बात आपको बताई थी, इस तरह से एक्सप्लेन भी की थी कि छोटे साइज वाले जो होते हैं वो अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। अब ऐसा है, ये कपल देखें और ये है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो जो कंपेरेबल साइज होता है उनका बॉन्ड अच्छा होता है। ये देखिए ये बड़ा होता जाएगा, फिर ये मजीद बड़ा, और आयोडाइड जो आयन होगा वो फर्दर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो ये इजीली हाइड्रोजन आपका लॉस कर देंगे। ठीक हो गया जी। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि HF को लगा देते हैं, उनमें एक उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता इस बात का, तो अब ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। तो ये अब इसका ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, और ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करें। बेसिकली जो पेपर आया था आपका वो अनएक्सपेक्टेड था, और वो आपकी थ्योरी पर था, यानी आपने अगर अच्छे से रट्टे शट्टे लगाए हुए हैं चीज़ों को, आपने मेमोरी आपकी अच्छी है, तो आप अच्छा पेपर कर सकते थे। तो इसको हम नहीं कर रहे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा। अब ये रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड जो है इसका, अब देखें ये जब लगता है रिंग के ऊपर जाकर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने लगना था, R एक ग्रुप ये, R एक ग्रुप ये, और ये कार्बन का ग्रुप, तो इसमें टर्शरी अमीन बन जाना था। ठीक हो गया जी। तो इसका ये ऑप्शन ठीक होना था, क्योंकि ये N जो है वो 3 कार्बन के साथ लगा हुआ है ना। अब वही बात जो पहले हम कर रहे थे कि सीज ट्रांस आइसोमर ऑफ सीज 2 ब्यूटीन आर, तो इसमें देखें इनैंशोमर तो हो नहीं सकते, क्योंकि इनैंशोमर जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब मैं आपको ना एक कॉन्सेप्ट की बात बताता हूँ, शायद आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, अगर आप वो बात पिक कर जाएं तो आपको समझ आ जाए। डायस्टीरियोमर के लिए ना कायरल कार्बन, 2 कायरल कार्बन का होना जरूरी है। आप लोग मुझे बताएं क्या ब्यूटीन में कायरल कार्बन है? जी हमारा, आप बताएं क्या कायरल कार्बन है ब्यूटीन में? हमारा जीशान। सर इसमें कायरल कार्बन नहीं है, हाँ जी, ये तो डायस्टीरियमर्स है। कायरल कार्बन इसमें नहीं है। ठीक है जी। तो डायस्टीरियोमर के लिए कंडीशन ये है कि 2 कायरल कार्बन हो। तो अब आप इसको कैसे डायस्टीरियोमर कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। और अगर आप देखें तो इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस जरूर आ रहा है, कि अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट रखते हैं डायस्टीरियोमर का, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये डायस्टीरियोमर बोलना चाहिए इसको। स्टीरियो आइसोमरिज्म जो है ना, स्टीरियो आइसोमरिज्म उसकी टाइप्स हैं आगे, सीज ट्रांस इजी, और वो नोमेनक्लेचर अलग है, और जो आपका ये जो डायस्टीरियोमर वाला नोमेनक्लेचर ये अलग है। इसको और उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो डायस्टीरियोमर के लिए 2 आइसोमर का होना जरूरी है, तो यहाँ पर तो 2 सॉरी कायरल कार्बन का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो डेट्स वाई हम इसको डायस्टीरियोमर नहीं बोलेंगे, तो हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वही बोलेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखें आप जरा, तो उसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस है सीज में और ब्यूटीन में। दोनों ग्रुप जो होते हैं आपको पता है, एक सेम साइड पे लगे होते हैं, एक अपोजिट साइड पे लगे होते हैं, तो उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है, ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, तो डेट्स वाई हम नहीं उसे कह सकते। अब इसका जो आता है, ये आपको पता है फ्यूल सेल में जो आप सप्लाई करते हैं
कैथोड पर वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। प्रोडक्ट जो आई थिंक यही क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोडक्ट सप्लाइड टू कैथोड ऑफ फ्यूल सेल, तो वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है जी। दो और एनोड पर हाइड्रोजन होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास के कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में स्टेबलाइजेशन एजेंट कौन सा होता है। तो याद रखें, स्टेबलाइजर जो होता है वो आपके पास यूजुअली बफर सॉल्यूशन होते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या करते हैं कि वो जो ईडीटी होता है, मैंने आपको जब हम सेशन था हमारा कंटिन्यू, तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि ईडीटी pH 10 पर वर्क करता है। अब इस pH 10 को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली आपको बफर, बेसिक बफर, वो भी कौन सा वाला बेसिक बफर चाहिए होगा। तो बेसिक बफर जो है वो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है। तो बफर जो होते हैं ये स्टेबलाइजर होते हैं। अगर pH 10 नहीं है तो ईडीटी इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। इसके बाद Fe3O4, अच्छा इसमें जो होता है ये फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। ये याद रखें आप कि फेरोमैग्नेटिक होता है ऐसी सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, वो फिर भी अट्रैक्शन शो करवाते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली। आप कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं इन नेचर, जबकि जो पैरा होते हैं वो तभी होते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए। ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा इसमें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पोलर क्रिस्टल। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा आपको तजाद देखने को मिलेगा। इसमें दो बातें हैं, या तो वो पीजो इलेक्ट्रिसिटी होगी, पीजो। अब कुछ लोग कह रहे वो मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से होती है, या इसमें वो कहते पायरो इलेक्ट्रिसिटी कि वो हीट की वजह से हो रही है। तो ये दोनों में से एक ऑप्शन इसका ठीक बनना चाहिए। दोनों में से इसका, नेट पर मजे की बात बताऊं, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ जगहों पर पीजो इलेक्ट्रिक दिया गया और कुछ पर पायरो की बात की गई है। तो अब ये दोनों में से एक ऑप्शन इसका ठीक होगा। हम ऐसे नहीं कहेंगे, ये अब उसकी मर्जी है कि वो जिसे अपने पास बिठा ले। इस बात पे क्या लड़ना कि वो मेरी जगह बैठ के। तो डेट्स वाई हम नहीं कह सकते कि जी हमारा ठीक कर दें, फलां का कर दें। तो ये चेकर की मर्जी है या जिसने पेपर सेट किया उसकी मर्जी है। अब ये दो, वैसे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लास्ट टाइम भी ये आया था और इस बार भी ये आया। और अगला जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वो नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। ये भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। फिर आ जाता है पीएच रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज। एक्चुअल में इसकी रेंज जो होती है वो 4 होती है। अब 3 और 5 को आपने एवरेज करना था, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 4 उसकी पीएच निकल कर आ जानी थी। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है 4 पे करता है, जबकि फिनोफ्थोलीन जो होता है वो 9 पे करता है। और क्योंकि फिनोफ्थोलीन आपको पता होगा कि ये बेसिक में कलर देता है, एसिडिक में तो कलरलेस होता है। और जो एक है आपका लिटमस, वो आपका पीएच 7 पर कलर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे तीनों इंडिकेटर, एसिड बेस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उनमें से ये क्वेश्चन आया हुआ था जी। देखिए जितने क्वेश्चन आपको बताए गए ये ऑलमोस्ट हमने पढ़े हुए थे। और इसकी बात नेक्स्ट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था कि एफिशिएंट प्रोसेस हो जाता है अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं। तो ये बकायदा हमने टाइट्रेशन पढ़ी हुई है, सारी टाइट्रेशन मैंने आपको करवाई थी। और याद होगा कि ये जब हमने KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन की बात की थी, तो तब ये हमने देखी थी Mn7 से Mn2 में जाता है तो कलरलेस हो जाता था, कलर डिसअपियर हो जाता था। तो वो एंड पॉइंट की इंडिकेशन होता था, ठीक है जी।
इसके बाद क्रोमियम 6, ये तो मैं कहता हूँ बच्चे बच्चे को पता होगा, अगर नहीं पता तो सुन ले फिर, कि क्रोमियम 6 जो होता है ये हाजर्ड प्रोडक्ट होता है आपका लेदर इंडस्ट्री का। क्रोम साल्ट जब आप यूज करते हैं ना, क्रोम टैनिंग करवाते हैं जब आप, तो वहां से ये आपका एज आ, आप कह सकते हैं, क्या कहें इसको, वेस्ट के तौर पर ये आपको मिलता है। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर एच एफ का ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एच एफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। अगर हम बात करें NH3, HF और वाटर की, और मैं एक और भी ऐड कर दूं ग्लिसरॉल की, ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। देखिए बेटा, NH3, अगर हम NH3 की बात करें और HF की, तो इनमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि NH3 भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर यूज करता है, और HF भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर यूज करता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनके सेम है, तो इट मींस पीछे बचते क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है वो अच्छा बॉन्ड बनाता है। तो H और F के दरमियान सबसे ज्यादा होता है, तो डेट्स वाई HF जो होता है एज कंपेयर टू NH3 ये अच्छा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम HF का मुकाबला करवा दें एक स्ट्रॉन्ग पहलवान के साथ जो कि वाटर है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी हो, तो अब देखिए जरा, यहाँ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। वाटर पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि HF एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अब आप कैसे इसको HF बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है? तो वाटर आएगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की 0.5 का डिफरेंस है। तो ये इसकी एक, तो अब हम बात करें वाटर की और ग्लिसरॉल की, तो फिर यहाँ पर कौन बाजी लेगा? ग्लिसरॉल ले जाएगा जी, क्योंकि ग्लिसरॉल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसका ये स्ट्रक्चर होता है CH, और एक कार्बन और इसके साथ OH लगा होता है, OH लगा होता है। ठीक है जी। तो ग्लिसरॉल साहब जो होते हैं ये आपके बाजी ले जाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपने देखना था। तो ये हमारे हो गए जी 25 क्वेश्चन। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फिर हम फर्दर नेक्स्ट देखते हैं इनको।